नमस्कार साथियों, साधना IAS अकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसी क्रम में देखते हैं संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव। पिछले वीडियोस में हम लोग मूल कर्तव्य तक टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं, तो उसी क्रम में आगे संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है और ये भाग 5 द यूनियन संघ से संबंधित है। देखिए, आप लोग एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे, पॉलिटी जब भी पढ़ेंगे तो अपने संविधान में जो यूनियन शब्द संघ के लिए या संघीय के लिए यूनियन शब्द आया है, ध्यान रखेंगे। फेडरलिज्म या फेडरेशन शब्द नहीं है, ये शब्द अमेरिका के संबंध में यूज होता है, अपने यहाँ ठीक है संघात्मक शासन नहीं है, अपने यहाँ संघ की बात कर रहे हैं हम यूनियन को लेके कि भारत जो है वो कई राज्यों से मिलके, आप देख रहे होंगे कि भारत जो है द यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में लिखा भी हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द यूनियन का जो वर्णन है ये भाग 5 में है और आर्टिकल 52 से लेके 78 तक 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित हैं। अब बात आती है संघीय कार्यपालिका में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या कौन कौन आते हैं, क्या आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत के महान्यायवादी जिनको बोलते हैं हम लोग, तो ये सब संघीय कार्यपालिका में आते हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रपति से क्रम से। ठीक है, तो आज राष्ट्रपति का एक पार्ट देखेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति चुना जाता है, कितना टाइम पीरियड होता है, कैसे हटाया जाएगा, तो ये सब बातें हम आज की वीडियोस में देखेंगे और बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ होगा शब्द ये दर्शा रहा है, चाहे कोई कैसी भी कंडीशन हो बट ये काम होगा। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये फिक्स है आर्टिकल 52 के तहत। अब राष्ट्रपति जो है ये संघीय कार्यपालिका का सब सर्वोच्च होता है, हेड होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका जो काम करती है उन सब का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो बिना राष्ट्रपति के साइन के कानून नहीं बनता, तो इसलिए संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर यहीं पे हम देखें, अगर हम के संसद क्या होती है, कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? संसद राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, इन तीन को मिलाएंगे तभी आपकी संसद बनेगी। तो यहाँ हेड कौन हो गया? इसी क्रम में देखें तो राष्ट्रपति हेड हो जाता है संघ की कार्यपालिका का। यह हमने लिखा भी, देखिए संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगी वो बिना राष्ट्रपति के साइन के लीगल नहीं होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, या लागू नहीं होगा। मान ली संसद में कोई कानून बना, वो तब तक कानून नहीं बनेगा या तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा देश में जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है। ठीक है, अब बात आती है क्या राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं करता है? तो इसमें हम लोगों ने लिखा है कि या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चीजों को, या कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इसको आपने क्लियर कर लिया तो पूरी पॉलिटी आपके पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के पॉलिटी हम नहीं पढ़ सकते। अब इसके आगे आप देखेंगे, जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उसमें भी राष्ट्रपति आएगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे राष्ट्रपति आएगा, हाई कोर्ट पढ़ेंगे राष्ट्रपति आएगा, राज्य पढ़ेंगे राष्ट्रपति आएगा, यानी राष्ट्रपति के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपका राष्ट्रपति क्लियर है तो पॉलिटी पर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः ये बात कहूँगा कि आप सभी लोग राष्ट्रपति पर विशेष फोकस करें, खासकर संघ की कार्यपालिका को अगर आपने क्लियर कर लिया तो पॉलिटी में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, यही सेम काम जो राष्ट्रपति केंद्र में कर रहा है राज्य में वही काम राज्यपाल करता है। तो इसलिए जब भी राष्ट्रपति पढ़ें तो राज्यपाल को थोड़ा सा देखते हुए चले, तो वो भी आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो हम थे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, और इसका प्रयोग वह खुद करता है या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये भारत का नागरिक हो, फिक्स है, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अपने संविधान में 21 वर्ष, ठीक, 30 वर्ष और 35 वर्ष, इन 3 आयु का वर्णन है। ठीक है ना। तो फिलहाल 35 वर्ष वाली बात पे आ गए हम लोग कि 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो ऐसा व्यक्ति और भारत का नागरिक हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, उसमें वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। ऐसी योग्यताएं भी उसमें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ये भी ध्यान रखेंगे। अब लाभ के पद जैसे कोई सरकारी नौकरी में ना हो, ठीक है ना, किसी अर्ध सरकारी निकाय से न जुड़ा हुआ हो, ये सब लाभ के पद में आते हैं। और लाभ के पद की परिभाषा टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा डिस्क्राइब की जाती रहती है। तो ये आप लोग अखबारों पर नज़र रखें कि कौन कौन सा लाभ के पद कैसे, तो वहाँ से आपकी ये चीज़ क्लियर होती रहेगी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो ये फिक्स है कि कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसके नाम को प्रस्तावित किया जाए कि सब इस आदमी को चुनाव लड़वाना है, और 50 मतदाता ऐसी बात कहें, और 50 मतदाताओं द्वारा वो अनुमोदित भी होना चाहिए। यानी प्रस्तावित अलग चीज है ना, अनुमोदन यानी स्वीकृति। तो 50 लोग तो प्रस्तावित कर दें और 50 लोग फिर उस बात को अनुमोदित कर दें, स्वीकृति दे दें, वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति तो उसको 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होते हैं। अगर 1/6 भाग, मतलब टोटल लीगल वोट्स का 1/6 भाग संबंधित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो ये जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, अगर इससे ऊपर मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भले ना जीते वापस हो जाएगी। लेकिन 1/6 भाग अगर टोटल लीगल वोट्स का उसको नहीं मिलता है तो ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बना दिया गया तो क्या वो दोबारा री इलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए योग्य है। ठीक है ना, लेकिन कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है इस बारे में अपने संविधान में कोई बात नहीं कही है। यानी इसका एक तात्पर्य ये भी हो गया कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस पर संविधान ने कोई बात नहीं कही है। जैसा कि अमेरिका में अगर हम देखें स्थिति तो एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है लगातार, बस। इसके बाद वो फिर राष्ट्रपति नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अपने यहाँ री इलेक्ट होने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, संविधान इस पर मौन है, कितनी बार हो सकता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें थोड़ा सा यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति है वो अपने देश का हेड है। ठीक है, और हम लोगों ने शुरुआत के वीडियो में ये भी पढ़ा था कि अपना राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है अपना राष्ट्रपति। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए अपना देश कैसा है, गणतंत्र। गणतंत्र की हम लोगों ने परिभाषा भी यही पढ़ी थी कि किसी देश का राजा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वंशानुगत न हो, गणतंत्र रिपब्लिक कहलाता है। तो अब बात आती है कि अपना राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। देखिए चुनती तो अपने राष्ट्रपति को हम ही लोग हैं, जनता चुनते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे कि चुनती तो जनता है, लेकिन अब जनता चुनती कैसे है, तो हमने बताया कि जनता यहाँ पे इनडायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट नहीं चुनती। कैसे चुनेगी? इनडायरेक्ट। ठीक है ना, अब इनडायरेक्ट कैसे वो देखते हैं। देखिए हम लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा और संसद में भेजते हैं, राज्यों में एमएलए और संसद में एमपी, तो वो हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं और वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो उन लोगों को किसने चुना? हम लोगों ने। वो किसको चुन रहे हैं? राष्ट्रपति को। किसके बिहाफ पे? अपने बिहाफ पर। तो इसलिए यहाँ ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
किया जाता है या राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए ये इनडायरेक्ट चुनाव हो गया। अब बात आती है कि कैसे करेंगे ये लोग चुनाव, जो एमपी या एमएलए हैं आपके, वो कैसे करेंगे। तो इन लोगों के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान है कि निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ठीक है, अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, देखिए उस निर्वाचक मंडल में सबसे पहले लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के, ये बोल्ड जो अक्षर किए हैं इस पर ध्यान देंगे, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत भी करता है, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, वो लोग इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। सेम कंडीशन राज्यों को लेके भी है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल। ठीक है, केवल निर्वाचित, यहाँ भी मनोनीत होते हैं लेकिन केवल निर्वाचित लेंगे, यहाँ भी निर्वाचित, संसद के भी निर्वाचित और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर रखना है बिल्कुल इस बात को, निर्वाचित। अब बात आती है कि यूनियन टेरिटरीज कहाँ जाएंगे भाई। देखिए यूनियन टेरिटरी का प्रशासन अलग टाइप से होता है, बिल्कुल वो सीधे केंद्र द्वारा शासित किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली व पौंडीचेरी या पुदुचेरी नया नाम, ये 2 यूटीज ऐसे हैं जहाँ विधानसभा है। ठीक है, पता होगा दिल्ली का में भी और पुदुचेरी में भी है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित, ठीक है निर्वाचित जरूर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और ये प्रावधान 70 अमेंडमेंट 1992 द्वारा किया गया था। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे, शुरू के वीडियो से हम जो भी अमेंडमेंट आपको बता रहे हैं उन सब अमेंडमेंट को आप या तो एक अलग पेज बना लें कॉपी में अमेंडमेंट का, उसमें लिख लें किसमें क्या हुआ था, यहीं से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 70वें अमेंडमेंट 70 अमेंडमेंट 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये लोग वोट देंगे, कौन कौन देगा एक बार रिपीट कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पौंडीचेरी यूटी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे। अब निर्वाचन होता कैसे है ये देखेंगे कि निर्वाचन कैसे किया जाता है। व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा बिल्कुल रिसेंट कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कौन करती है? जनता करती है भारत की। कैसे करती है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब जिस प्रणाली के द्वारा किया जाता है उस प्रणाली का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और इसी के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा करते हैं। अब 2 तरीकों को अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब आनुपातिक मत पद्धति में क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस तरह से अनुपात फिक्स किया जाता है कि किसी भी राज्य को समान अधिकार मिले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम एमपी या एमएलए चुनते हैं तो उनकी सीट राज्य के जनसंख्या के अनुपात में होती हैं। ठीक है, इसलिए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में सबसे पहले 2 काम किए जाते हैं। एक तो आपके एमएलए का वोट निकाला जाएगा, ठीक है, राज्य विधानमंडल या विधानसभा के सदस्य का, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा आपके एमपी का वोट वैल्यू निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे वोटों की काउंटिंग नहीं होती है, मैं इसलिए वोट वैल्यू आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट दिया जाता है वो वोट काउंट नहीं होते हैं, वोट वैल्यू निकाली जाती है। तो उसमें हम करते क्या है, जैसे एक एमएलए का निकाल लिया हमने, और जितने एमएलए हैं उस संबंधित राज्य की विधानसभा में एक का निकाल के बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो उसी वोट वैल्यू को गिना जाएगा कि इतने वोट इसको मिले, तो हर राज्य का ऐसे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से एमपी का भी निकालते हैं, तो वहां भी वोट वैल्यू ही गिनी जाती है। ठीक है, तो ये इस पद्धति से होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में क्या बताया मैंने अभी आपको, 2 बातें बताई कि सबसे पहले तो एमएलए का वोट निकालेंगे राज्य विधानसभा सदस्य का, या उसको एमएलए बोलते हैं, और दूसरा निकालेंगे एमपी का वोट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यही दोनों राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने वाले हैं। तो इन्हीं की काउंटिंग की जाएगी, एमएलए के वोट वैल्यू की और एमपी के वोट वैल्यू की। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है दोनों का, तो हम लोग इसको देख सकते हैं।
कि राज्य विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना हम यहाँ पर निकालेंगे। विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य, या हम उसको बोल सकते हैं एक एमएलए का मत मूल्य। तो इसमें हम करेंगे क्या, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हर राज्य के इसमें ऐसे ही निकालेंगे अलग अलग। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य का मूल्य निकालना है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अपॉन उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है वहाँ कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं वो लिख देंगे, और 1000 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एक की आ जाएगी हमारे पास। जब एक की आएगी तो बाकी जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी सबकी वैल्यू अपन को मिल जाएगी। अब बात आती है जनसंख्या कौन सी लेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या अभी भी 1971 की जनगणना वाली ली जाती है। ठीक है, अपने यहाँ। और ये जनगणना जो है 1971 की, इसको 2026 तक आधार बना के रखा जाएगा। ये ध्यान रखेंगे 2026 के बाद चेंज किया जाएगा। उसके बाद कौन सी ली जाएगी वो उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, जब चेंज होगा। फिलहाल अभी इतना याद रखेंगे कि 2026 तक यही प्रावधान है कि 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला, आपके विधानसभा के एक सदस्य का मूल्य निकाल लिया। इसके बाद एमपी का भी मत मूल्य निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे एमपी का मत मूल्य, देखिए जब हम राज्यों का निकाल लेंगे तो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, मतलब जितने भी राज्य हैं अपने यहाँ। ठीक है, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी जुड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, यूटी में केवल 2, तो उन सब का योग अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से इसको हम भाग दे देंगे, तो हमारे पास एक एमपी का मूल्य आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इसके बाद हमने मत मूल्य निकाल लिया, यहीं पर रहते हैं थोड़ा सा। इसके बाद क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि इसके बाद वोटिंग होगी। ठीक है ना, अब वोटिंग होगी तो यहाँ पे हमने जो दूसरा जो प्रावधान लिखा था, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, पहले में तो हमने अनुपात के हिसाब से वोट वैल्यू निकाल ली। अब एकल संक्रमणीय में क्या होगा, इसको देख लेते हैं कि ये नाम क्यों है इसका, एकल संक्रमणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में अगर 1, 2, 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है ना, या हम इसको ABC भी लिख सकते हैं कि मान लो हम यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपके आगे, A, B और C, ये 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और अगर मान लो इसको कोई MP MLA वोट दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको A पसंद है तो वो A को वोट देके और इनको खाली छोड़ देगा, ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा वो, अगर मान लो किसी को A ज़्यादा पसंद है तो उसको प्रेफरेंस 1 दे देगा, B सेकंड प्रेफरेंस दे दी और C दे दी तीसरी प्रेफरेंस, यानी तीनों को प्रेफरेंस देना जरूरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस प्रणाली में ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, नाम से पता चल रहा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब वोट जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे यह है ट्रांसफरेबल, हिंदी में बोला है तो संक्रमण हो रहा है वोट का, मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है। कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, जब वोटिंग खत्म होने के बाद जब वोट गिने जाते हैं या वोट वैल्यू गिनी जाती है, तो उसको अगर न्यूनतम कोटा क्या होगा कि टोटल जो वोट मिले वो अपॉन 2 + 1। क्यों, क्योंकि 50% से हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो 100 वोट डाले गए, 100 वोट डाले तो जीतने के लिए कितने चाहिए एक आदमी को, 51। तो वही वाली बात यहाँ पे आ जाएगी कि ठीक है ना, तो न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अगर फर्स्ट काउंटिंग में न्यूनतम कोटा मिल गया, यानी उसको 51% वोट मिल गए टोटल से, तो वो जीत जाएगा बंदा, मान लो इसको मिल गए। सपोज अगर इसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये देखेंगे कि सबसे कम वोट किसको मिले। सपोज हम मान के ए कोई सबसे कम मिले तो इसको निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, दूसरी काउंटिंग की बात कर रहे हैं। अगर पहली में जो जीत गया फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर दोबारा काउंटिंग करनी पड़ी, पहले में कोई नहीं जीता, तो फिर दूसरी काउंटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर यहाँ ए को अगर कम वोट मिले हैं और ए को हमने निकाल दिया बाहर। अब ए का जो बैलेट पेपर होगा उसमें बी को भी प्रेफरेंस मिली होगी, शायद पहली कुछ लोगों ने दी होगी, कुछ लोगों ने सी को भी दी होगी। तो बी के वोट हम क्या करेंगे, बी को दे देंगे, सी के वोट सी को दे देंगे।
उसके बाद फिर देखेंगे कि बी और सी में किसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया। अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो तीसरे चक्र की मतगणना करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में जो भी व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति जीत गया तो अब वो कितने समय तक राष्ट्रपति रहेगा, बात आती है ये, तो इसको देखते हैं। देखिए टर्म ऑफ ऑफिस देखते हैं, तो मोस्टली किसी से हम पूछते हैं कि राष्ट्रपति कितने साल तक, तो बोलता 5 साल तक, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को क्या बोलना है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर अपने रहता है। लेकिन इससे पहले भी वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके पद को छोड़ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देता है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, तो उपराष्ट्रपति उसकी तुरंत सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ध्यान रखेंगे ये नोट्स आपको छोटे जरूर दिख रहे होंगे, बट अगर आप पेपर खोल के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इन नोट्स से बाहर आपको क्वेश्चन जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन से संबंधित हो। देखिए थोड़ी बहुत तो किताब पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट नोट्स तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये इतने हैं कि अगर आप इनको ढंग से देखते रहेंगे तो छोटे मोटे एग्जाम क्लियर करने में आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा अगर बीच में राष्ट्रपति बदमाशी करता है तो उसको महाभियोग द्वारा भी हटा सकते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको, महाभियोग द्वारा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब महाभियोग कब लगाएंगे राष्ट्रपति पे, कौन सी बदमाशी करेगा वो, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, संविधान का अतिक्रमण। ध्यान रखेंगे, दूसरा कोई आधार नहीं है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर संविधान का अतिक्रमण करेगा राष्ट्रपति तो उस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, दूसरा कोई आधार नहीं है। अब देखते हैं इम्पीचमेंट होता क्या है, कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो महाभियोग शब्द है ये केवल राष्ट्रपति के लिए उपयोग में किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अब चूंकि इसके द्वारा ये जांच की जाएगी क्या राष्ट्रपति ने ऐसा किया है या नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें न्याय किया जा रहा है। अब पूरी तरह न्याय तो देखिए न्यायालय में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये न्यायालय तो है नहीं क्योंकि ये प्रक्रिया चलेगी आपकी संसद में, लेकिन फिर भी ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें ये न्याय किया जाएगा कि राष्ट्रपति ने ऐसा किया कि नहीं किया, किया है तो पद से हटाएगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए कैसी प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, किसी भी सदन में कर सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, लेकिन जिस सदन में हम इसको लेके आए, मान लो हम लोकसभा में लेके आ रहे हैं, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर पत्र द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि आप पर साहब इम्पीचमेंट इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लगाया जाएगा। अगर राज्यसभा में यही काम किया जाएगा तो फिर राज्यसभा भेजेगी 14 दिन पहले सूचना 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पत्र द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये सूचना भेज दी, अब सूचना भेज दी 14 दिन पहले। अब उसके बाद क्या होगा, 15वें दिन से क्या प्रोसेस चलेगा देखते हैं। जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, किसका, महाभियोग का, फिर वहां पर एक वोटिंग की जाएगी और वो वोटिंग 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। अगर इसी प्रश्न के क्रम में, महाभियोग के क्रम में, ठीक है, क्या होगा कि वहां सभी सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर आगे अभी देखेंगे, अगर नहीं होता है प्रस्ताव पारित तो यहाँ पे ये महाभियोग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे 14 दिन पहले जो सूचना दी जा रही है वो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से, उसके बाद जो भी प्रोसेस चलेगा महाभियोग का वो 2/3 बहुमत से पास होना प्रस्ताव जरूरी है दोनों सदनों में। ठीक है, तो उसी क्रम में ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मान लेते हैं प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर क्या होगा, फिर दूसरे सदन में मामला पहुंच जाएगा और वहां पर एक जांच समिति बनाई जाएगी, ये लिखा हुआ है, जांच के लिए भेजा जाएगा। वहां एक जांच समिति बनेगी और वो ये जांच करेगी कि क्या ये इम्पीचमेंट का जो आरोप लगा है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का राष्ट्रपति पर, क्या वो ठीक है, ये जांच करेगी। अगर जांच में मामला गलत पाया जाता है, अगर जांच में मामला गलत पाया जाता है तो फिर इम्पीचमेंट खत्म आपका। लेकिन
अगर मामला सही पाया गया तो फिर क्या होगा, तो फिर उसी सदन में, कहाँ, जिसमें जांच हो रही है। यहाँ पे एक बात रहेगी, बता दूं कि जांच के समय जब जांच करेगी कमेटी, तो उस समय राष्ट्रपति या तो खुद या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति अपना पक्ष कहाँ रखेगा इम्पीचमेंट के समय, तो जब जांच कमेटी बनेगी, ध्यान रखेंगे, वहां पर करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर जांच सही पाई जाती है तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव को पास करेगा। ठीक है, ध्यान रखेगा। अब यहाँ भी दो बातें आ जाती हैं, या तो प्रस्ताव पास नहीं होगा या फिर होगा, नहीं होगा तो फिर मामला लटक जाएगा। ठीक है ना, अगर हो गया तो फिर क्या होगा, तो जिस तारीख को, ठीक है, 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसी तारीख से या उसी तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये थी इम्पीचमेंट की आपकी थोड़ी सी प्रोसेस। एक बार फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महाभियोग किसी भी सदन में, ये लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, जिस सदन में रखा जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि आप पे इम्पीचमेंट लगेगा। उसके बाद 15वें दिन क्या होगा, जिस सदन में रखा गया सबसे पहले, वहीं पर 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास होना पड़ेगा। होता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं होता है तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर वही महाभियोग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे सदन में, और वहाँ पे एक जांच समिति बनेगी, वो जांच करेगी आरोपों का, और उसी जांच समिति में राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए फ्री होता है। ठीक है, अगर जांच सही पाई जाती है तो फिर उसी सदन में, कहाँ, दूसरे सदन में जिसमें जांच हो रही थी, 2/3 बहुमत से फिर प्रस्ताव पास किया जाएगा, और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा या घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये महाभियोग की प्रक्रिया थी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि महाभियोग, देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें राज्य विधानसभाएं भी भाग ले रही थी, निर्वाचक मंडल में थी। ठीक है ना, याद होगा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य थे, हमने पहले उनका वोट वैल्यू भी निकाली थी। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल इलेक्शन में लेंगे राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करना हो, या चुनाव संबंध बात को लेकर कोई विवाद अगर हो गया हो, तो इसका निर्णय, ध्यान रखेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग नहीं, ध्यान रखेंगे। इलेक्शन चुनाव आयोग करा रहा है, राष्ट्रपति के भी उपराष्ट्रपति के भी, लेकिन अगर इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्णय फिर चुनाव आयोग नहीं करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना, इसके पीछे देखिए कई बातें हैं। पहली एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति जो है अपने देश में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, पद है। ठीक है ना, संवैधानिक पद है। ठीक है, बाकी के इससे नीचे है। तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति के पद की जो भी जांच करेगा वो या तो इसके समकक्ष करे या फिर इससे कोई ऊपर करे। अब चूंकि न्यायपालिका अपने यहाँ सर्वोच्च मानी गई है और एकीकृत भी है, तो इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो निर्णय है ये कैसा होगा, अंतिम होगा। इसको अंतिम से मतलब ये है कि इस निर्णय को फिर कहीं पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ना किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना गया, 1 साल तक उसने काम किया अपने पद पर रहते हुए, 1 साल बाद उस पर चुनाव संबंधी विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, लगा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट उसके चुनाव को अभी निरस्त कर दे, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा जो 1 साल में जो भी काम किए गए हैं वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, वो वैध रहेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका महाभियोग की प्रक्रिया पूरी। तो आज मैं केवल आपको लोगों को इतना ही बताऊंगा। ठीक है, इसी को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कर लें। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के आगे का पार्ट, कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं,
किस तरह वो अपने कार्यों को अंजाम देता है, कैसे करता है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।